आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं करीब 5 सालों के बाद अपने गांव आया हूं, मगर मेरा गांव 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वही चारों तरफ फैली हरियाली, जिसके बीच में से छोटे छोटे मिट्टी के बने घर, बड़े बड़े तालाब और खेतों के बीच से गुजरती छोटी सी नदी। ये सब छोड़कर मुझे शहर में रहने का मन नहीं करता, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरी पढ़ाई के कारण मुझे शहर में ही रहना पड़ेगा। खैर, मैं जब गांव पहुंचा तो वक्त हो रहा था शाम के 5 बजे का। चाय नाश्ता करने के बाद मैं बिस्तर पर थोड़ा लेट गया और इंतजार करने लगा बस रात के 9 बजने का, क्योंकि मैं जब भी गांव आता हूं तो रात का खाना पीना खाने के बाद मनमोहन दादा के पास कहानियां सुनने चले जाता हूं। मैं अकेले ही नहीं बल्कि गांव के सारे बच्चे उनके यहाँ कहानियां सुनने आते हैं। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है और वो अकेले ही रहते हैं। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। खैर, रात का खाना पीना खाने के बाद मैं एक टॉर्च लेकर निकला। शहर में जैसे हर वक्त लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता है, उसी तरह से गांव में रात के वक्त सभी लोगों के हाथ में एक टॉर्च जरूर होता है। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मुझे कड़कड़ाती ठंड का अंदाजा हुआ। ठंड इतनी थी कि चल रही हल्की हवा भी मेरे शरीर पर करंट के जैसे लग रही थी। मैं चलते हुए मनमोहन दादा के घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे रास्ते पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है इतने ठंड के कारण कोई आदमी घर से बाहर ना निकला हो। चलते चलते मैं मनमोहन दादा के घर के पास पहुंचा और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद मनमोहन दादा ने दरवाज़ा खोला तो उनके घर में कोई भी बच्चा कहानी सुनने नहीं आया था। काफ़ी दिनों के बाद मुझे देखकर दादा काफ़ी खुश हुए और मुझे अंदर बैठने को कहा। किसी और बच्चे को ना देखकर मैंने दादाजी से कहा, दादा, आज कोई कहानी सुनने नहीं आया? जिस पर दादा ने कहा, नहीं बेटा, आजकल कहाँ कोई आता है कहानी सुनने। दादा के मुंह से ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि भला एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ बच्चों की काफ़ी भीड़ जमती थी। खैर, मैंने दादा से कहा, दादा, आज आप सिर्फ मुझे ही कहानी सुनाइए। इस पर दादा ने कहा, हाँ बेटा, आज तुम्हें ही अपने साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। मनमोहन दादा के इतना बोलते ही मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आगे दादा ने बताना शुरू किया। आज से कई साल पहले जब मैं इस गांव में नया नया आया हुआ था तो उस समय गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग अपना जीवन दिन के वक्त सूरज की रोशनी और रात के वक्त लालटेन की रोशनी में ही गुजारा करते थे। उन दिनों गांव के सभी लोगों के साथ मैं भी खेती किया करता था और अपने फसलों को बाजार के गोदाम में बेच आता था। उस दिन भी मैं धान से भरे बोरियों को अपने बैलगाड़ी पर लादकर दोपहर के वक्त उन्हें बेचने बाजार की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में बाजार नहीं हुआ करता था, जिस कारण हमें काफ़ी दूर अपनी फसलों को बेचने जाना पड़ता था। हर बार तो मैं शाम तक सारे फसलों को बेचकर घर वापस आ जाता था, मगर उस बार जब मैं बाजार के गोदाम पर पहुंचा तो वहां फसल बेचने के लिए लोगों की काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई थी, जिस कारण मुझे फसल बेचते बेचते काफ़ी रात हो गई। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, मुझे तो घर वापस आना ही था। मैंने लालटेन की रोशनी तेज की और उसे बैलगाड़ी में रखकर
घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ लंबे पेड़ और घने जंगलों के कारण रास्ते पर थोड़ी सी भी रोशनी पहुंच नहीं पा रही थी। सन्नाटा तो इस कदर छाया हुआ था कि मैं जंगलों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें भी साफ तौर पर सुन पा रहा था। मेरे लालटेन की रोशनी उस घने अंधेरे का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रही थी। बस लालटेन से जो हल्की सी रोशनी आ रही थी उसी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़े जा ही रहा था कि तभी मुझे किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस जंगल में कौन खांस रहा है। खैर मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे दोबारा से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार मैं थोड़ा सहम गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। मगर एक बात तो ये थी कि मैं जितना आगे बढ़ता जा रहा था तो मानो वो आवाज़ मेरे साथ साथ चल रही हो। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे बैलगाड़ी में कोई बैठा हुआ है। मैंने जैसे ही अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। दरअसल ठीक मेरे पीछे बैलगाड़ी पर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा बैठे हुए थे, जिनकी शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। उन तीनों का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था और उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं उन तीनों को देखकर ही समझ गया कि ये तीनों कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। और मैं ये भी समझ गया कि अब मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाया और उन तीनों भूतों से कहा, अब कौन है आप और कहाँ जाइएगा? जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, शमशान जाएंगे और तुम भी अब जिंदा नहीं बचोगे। उस भूत के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि मेरा बचना नामुमकिन है और मैंने मन ही मन ये ठान लिया कि अगर मरूंगा तो इनसे मुकाबला करके ही मरूंगा। अभी मैं अपने मौत के पीछे बैठकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे याद आया, शमशान जाने वाले रास्ते पर एक तांत्रिक बाबा का घर भी पड़ता है। तो मैं वहां पहुंचकर बैलगाड़ी से कूदकर बाबा के पास भाग जाऊंगा और अगर इन्होंने मुझे बीच रास्ते पर ही मार दिया तो मैं क्या करूंगा? ये तो भूत हैं, इनका क्या भरोसा। खैर मैंने अपने आप को अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया और शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं बैलगाड़ी को रास्ते को उस तरफ ले आया जिस तरफ तांत्रिक बाबा का घर पड़ता था, ताकि मैं जल्दी बैलगाड़ी से कूदकर भाग सकूं। कुछ देर चलने के बाद मुझे कुछ ही दूरी पर तांत्रिक बाबा का घर दिखाई पड़ने लगा। मैं बस इंतज़ार कर रहा था तो उस घर के थोड़ा करीब आने का, और जैसे ही मैं तांत्रिक बाबा के घर के पास पहुंचा तो छलांग मारकर बैलगाड़ी से कूदने ही वाला था कि तभी उस भूत ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। उस भूत के पकड़ते ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, कौन है कौन है? बोलकर बाबा घर से बाहर निकल आए और उन्हें आता हुआ देख सारे भूत हवा में धुआं हो गए। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मनमोहन दादा की पूरी आप बीती सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, अच्छा दादा, अब मैं कल आऊँगा। जिस पर दादा ने मुस्कुराकर कहा, तुम कल नहीं आओगे? इस पर मैंने कहा, आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। ये बोलकर मैं घर चला आया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि चाचा मुझे ढूंढ रहे हैं।
मैंने जब पूरी बात चाचा को बताई तो चाचा एकदम से सहम गए और बोले, क्या बोल रहा है तू? मनमोहन दादा? वो तो 1 महीने ही पहले ही मर चुके हैं हार्ट अटैक से। चाचा से ये सुनकर मैं चौंक गया, मगर मुझे चाचा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने सुबह जाकर देखा तो सच में वो घर खंडर में बदल गया था और कल रात वो मनमोहन दादा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।